नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 21 ऑब्जेक्टिव्स को करने जा रहे हैं। जो हमारे वीडियो का अगला पार्ट आएगा उसमें हम रेस्ट बचे हुए 21 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2020 में पूछे गए हैं और मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CONH2 किस ग्रुप को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, CONH2 किस ग्रुप को कहा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है सो एमिडो ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, CONH2 एमिडो ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप में अगर CONH2 लगा हुआ रहता है तो वो एमाइड होता है। ठीक है, एमाइड को कहा जाता है CONH2, एमाइड को CONH2 कहा जाता है। और इसका जो आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, वो इस तरह से हो जाए, NH2 रहता है और यहाँ पे R जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरह से होता है। जैसे आपका एक उदाहरण हो गया यहाँ पे एसिड अमाइड H3C CONH2। ठीक है, इसको एसिड अमाइड कहते हैं। उसके बाद बेंजामाइड होता है जो कि C6H5 CONH2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एमिडो ग्रुप। ये सब ऑब्जेक्टिव्स आप बार बार देखो, आपको दिमाग में जरूर आ जाएंगे और ये समझ में आपको आएंगे। और जितनी बार आप इनका प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको बोर्ड्स में नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जो अम्ल यानी कि एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है सो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और तब जो है सो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कॉपर का आपको मैं एक जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूपरम, CUPRUM, इसीलिए इसका नाम Cu से दिया जाता है, इसका सिंबल Cu होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कीटोन RCOR- का अपचयन LiAHL4/H2O से करने पर क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल या फिर एल्केन? तो इसका सही उत्तर है सेकेंडरी अल्कोहल। जब भी हम कीटोन का अपचयन करेंगे LiAlH4/H2O से, तब हमको सेकेंडरी अल्कोहल जो है सो वो प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। जी दोस्तों, तो गैल्वेनिक सेल का जहाँ तक कि आपको बात है कि गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि वो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सो वो किस तरह का होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका रहता है गैल्वेनिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि ऋणात्मक दो होता है इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ है ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आप ध्यान से सुन लें, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड वो होता है जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑकर होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन ऑकर होगा वहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी आपको इसलिए दे देता हूँ क्योंकि आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर 2 नंबर में भी पूछ दे तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? जी, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन कि सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो हैलोजन्स में फ्लोरीन ही ऐसा है जो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी आंख मूंद के मारिएगा। कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है? फ्लोरीन, C, F फॉर फ्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। HCP इकाई सेल मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में परमाणुओं की संख्या है। तो SCP क्रिस्टल सेल में एटम्स कितना है? तो SCP क्रिस्टल सेल में एटम्स की संख्या 6 होती है दोस्तों। ठीक है, SCP क्रिस्टल सेल में 6 एटम्स पर यूनिट सेल होता है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप में 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे। आवर्त सारणी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल तो आनी ही चाहिए। तो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, तो जो आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल तो उनको तो पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व ग्रुप 16 में, उसको हम लोग कहते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर, इसका सिंबल एस से होता है दोस्तों। ठीक है, सल्फर इसे कहा जाता है। आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें ऐसे जो हॉराइजॉन्टल रोज होते हैं, जो वर्टिकल रोज होते हैं, उन्हें हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसे हॉराइजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम लोग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? कैटलिस्ट आपने सुना होगा। ठीक है, कैटलिस्ट। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? वो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। तो ये होगा अभिक्रिया वेग कम करता है, सॉरी दोस्तों, अभिक्रिया वेग बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, घटाता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बच्चे होते हैं जो ऑप्शन सी को मारते हैं, तो ये बच्चों ये गलत बात है, ये गलत है। कैटलिस्ट जो होता है वो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम होता है। ऑप्शन बी होगा इसका, वो रिएक्शन को घटाने या फिर बढ़ाने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर। उजला और पीला फॉस्फोरस है, यानी कि व्हाइट और येलो फॉस्फोरस। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस दोस्तों क्या है? ये है आपको अपरडूप। व्हाइट और पीला फॉस्फोरस अपरडूप है। आपने एलोट्रोप्स का तो नाम सुना होगा, एलोट्रोप्स, तो वही चीज़ है, ये एलोट्रोप्स है। व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर एलोट्रोप्स, मतलब वही आपको अपरडूप। अब अपरडूप क्या होते हैं? तो यहाँ पे एलोट्रोप्स का होता है आपको डेफिनेशन, ईच ऑफ 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में, ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब 2 और या फिर उससे ज़्यादा फॉर्म में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो इसे। कार्बन का एलोट्रोप क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप, तो कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको चारकोल का तो नाम आपने सुना ही होगा, चारकोल। उसके बाद आपको डायमंड होता है। तो आप समझ रहे हैं ना एलोट्रोप क्या होता है, मतलब जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें एलोट्रोप्स कहा जाता है, 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में। आगे बढ़ते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी इसे इंग्लिश में हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी मतलब होता है एक से, परमिएबल मतलब क्या? एक से मतलब दूसरे में पास करना। तो अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब इससे आधा ही पास कर पाए, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं। प्रसारण क्रिया मतलब क्या? ऑस्मोसिस में निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं? तो उसमें विलायक के अणु निकल पाते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ विलायक के अणु निकल पाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में विलायक के अणु निकल पाते हैं। आपको मैं इंग्लिश में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही जाते हो कभी भी बाहर में पढ़ने वगैरह के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग आगे फ्यूचर में करोगे या फिर आप जो भी आप ये बीएससी वगैरह कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे आपको जो किताबें होती है वो पूर्णतः हिंदी में नहीं होती हैं, वो सभी इंग्लिश में होती है और वहाँ ये इंग्लिश में लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में मैं इंग्लिश का भी कुछ नॉलेज डाल दूँ कि वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? जिसका सही उत्तर है CH3 होल ट्वाइस NH। NH3 नहीं है, ठीक है, CH3 NH2 भी नहीं है, CH3 होल थ्राइस N ये भी नहीं है, CH3 होल ट्वाइस NH ये एक प्रबलतम भस्म है। इसे आप याद कर सकते हो, ये बराबर बोर्ड्स में पूछा जाता है। बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ मतलब क्या होता है? बेरवादार मतलब होता है एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड्स। तो बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बेरवादार ठोस पदार्थ इनमें से क्या है?
बेरवादार ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट भी नहीं है दोस्तों, हीरा भी नहीं है। कांच एक बेरवादार पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। कांच एक बेरवादार यानी कि एमॉर्फस सॉलिड है। कांच, कांच मतलब ग्लास होता है आपको, शीशा जिसे हम लोग कहते हैं, वो लेड वाला शीशा नहीं, आपको शीशा जो घर में खिड़की वगैरह में लगता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ का क्रिया करने का दर किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों? वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पर, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर उसके सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी कि उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का मतलब, अयस्क का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो जिंक का और नहीं है? और क्या होता है, आपको और को ही कन्वर्ट करके बाद में आपको वो मेटल निकाला जाता है। जैसे आयरन का होता है, ठीक है, आयरन ओर होता है आपको, उसी तरह से यहाँ पे जैसे जिंक का ओर होता है, जिंक ब्लेंडेड होता है, कैलामाइन होता है, जिंकाइट होता है, और बॉक्साइट इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट गलत ऑप्शन है। बॉक्साइट एक कॉपर का ओर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका ओर है, तो बॉक्साइट कॉपर का ओर है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट। जिंक ब्लेंडेड, कैलामाइन और जिंकाइट, ये तीनों जिंक का अयस्क है। ठीक है। निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानें। जी दोस्तों, तो बोला जा रहा है इसमें कि आपको फिनॉल को पहचानना है। इसके लिए मैं आपको सबसे ठोस चीज़ बता देता हूं कि आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे, ऐसे होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो हम बच्चे पढ़े ही होंगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें OH लगा देते हैं तो वही मेरा फिनॉल हो जाता है दोस्तों। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए ये बी वाला है, ये क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन में जब हम OH लगा देंगे तो मेरा फिनॉल हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रसारण दाब मतलब किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रसारण दाब मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें से हम लोग किस चीज़ के द्वारा निकालते हैं? तो उसका सही फॉर्मूला होता है, ए में दिया हुआ है P = CRT, P = CT/R, P = RC/T, ठीक है, P = RT/C। तो सही उत्तर है इसका ए, P = CRT। बहुत बार इसको P = NRT भी आपने बहुत जगह पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो P = CRT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओलियम का सूत्र है, ओलियम, ठीक है, ओलियम का सूत्र क्या है? आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड निकालने में जो है सो जब आप निकालिएगा, प्रोसेस पढ़िएगा उसको, तो उसमें एक जगह ओलियम नाम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसमें एक जगह ओलियम का नाम आता है, ठीक है। जब ओलियम आता है फिर उसको आगे प्यूरिफाई किया जाता है, तब कुछ ऑब्टेन होता है। तो ओलियम का सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। ओलियम का आपको सूत्र है H2S2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओलियम याद कर लो आप, H2S2O7। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथांक कम हो जाता है क्योंकि? पूछ रहा है कि पहाड़ों पर जल का जो है सो क्वथांक मतलब क्या होता है? क्वथांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहाड़ों पर जो है सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तो ऑप्शन है ए, पहाड़ों पर जल का क्वथांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम है। आपको मैं बता दूं, यही रीज़न है कि जब हिमालय पे आदमी जब चढ़ने जाता है या फिर चढ़ाई करता है तो उसे बहुत परेशानी आती है। यही रीज़न है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव है वहाँ कम है, वहाँ पे एयर का जो घनत्व होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, दबाव प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है सो जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वाटर का यहाँ अगर 100 डिग्री है तो वहाँ पे वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम है। आगे बढ़ते हैं। Na3Cr2O4 होल थ्राइस में Cr के उपसंयोजक की संख्या,
ठीक है। तो उप सहयोजक मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो CR का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6, ठीक है। इसे आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VBI है, ठीक है। Na3Cr Cr2O4 होल थ्राइस में CR के उप संयोजक यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसको निकालने का एक प्रोसेस है और अभी भी संभव नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दूं। आपको अगर इसका प्रोसेस जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे के वीडियोस जरूर मेरे देखना। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया NH2 + 3H2 2NH3 + QClS में ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसमें जब हम ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाएगा, अमोनिया NH3 के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमोनिया NH3 का उत्पादन जो है सो वो घट जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आए चैनल को जरूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करना। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलर बना के लेके आता रहता हूँ। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर देना है बेल आइकन को, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर दोस्तों लेके जाओ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।